यार ये क्या खोल दिए थे, ये खोलना था। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंटिन्यूड many policies of हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years। ये लिखा ही नहीं हुआ इसके अंदर। बेटे ये हेडिंग इलेक्शन एज कैलिफ लिखी ही नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ इलेक्शन एज कैलिफ का। बेटे सीधा मेन इवेंट्स पे आ गया, इलेक्शन एज कैलिफ जरा लिख लेते हैं हम, यहीं पे लिख लेते हैं। प्लीज आपके पास नोट्स जिनके पास नहीं है अपने रजिस्टर पे लिख लें, नोट्स की कॉपी वहां से लेके बाद में वहां लिख लीजिएगा। यहाँ इलेक्शन एज कैलिफ लिखा रहा हूँ। किस किस के पास नहीं है, रेज योर हैंड। एक दो तीन चार पाँच छह सात 10 एक बच्चों के पास नहीं है, हैं? ठीक है। हम्म। मैम को बुला दो। आमना से भी बात है आपकी। आमना से मैसेज, हाँ कॉल उसकी मदर को कर लें। ये ना कोई। अच्छा चलें, ठीक है फिर, ठीक है। मैंने आपको बेसिकली इसलिए बुलाया कि ग्रुप पे ना एक फाइल होगी कैलिस वाली, वही जो आपने भेजी थी, उस फाइल के 10 एक प्रिंट्स चाहिए। बिफोर हिज पासिंग, प्लीज तवज्जो। बिफोर हिज पासिंग हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, जी पूरे पेजेस का। इसको शुरू कर लें, यहाँ से शुरू कर लें, बाकी इन्होंने लिख लिया हुआ है। ये कौन सा पेज है? हजरत उस्मान से ऑनवर्ड्स वाला प्रिंट दे दें। बिफोर हिज पासिंग हजरत उमर, ये वो क्यों नहीं आया आज? फलक उसको होगी है कॉल, ऑनलाइन भी नहीं आया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, प्लीज रजिस्टर पे नोट कर लें तब तक। आप लिख नहीं रहे। मैं एक ही बार कह रहा हूँ रजिस्टर पे लिख लें, मैं कौन सा बार बार लिखने को कह रहा हूँ। बिफोर इज पासिंग हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो क्रिएटेड अ कमिटी, ब्रैकेट में लिख लेना शूरा, ऑफ 6 कंपेनियंस। ये 6 के 6 कौन से हैं बेटे? ब्लेसेड कंपेनियंस में से हैं। कौन कौन से हैं? वो 10 ब्लेसेड में से हैं। किस में से हैं? 6 कंपेनियंस टू इलेक्ट अ कैलिफ फ्रॉम अमंगस्ट देम। उन्होंने कहा ये 6 लोग हैं जो अपने आपस में से सिलेक्ट कर लें। द कमिटी कंसिस्टेड ऑफ, कौन कौन थे इसके अंदर बेटे? मैं चाहूंगा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा जाए। हजरत उस्मान बिन अफ़ान इनका नाम है। हजरत अली बिन अबी तालिब का नाम लिखा जाए। जी सादा सा नहीं बेटे, इस कमेटी ने इसके बाद वाला कैलिफ सेलेक्ट करना था। सादी सी बात है कि कैसे इलेक्ट हुए। 6 बंदों की हजरत उमर ने कमेटी बनाई और कहा आप आपस में से इन 6 में से सिलेक्ट कर लें। बेटे काम कर लो, बाद में खेल लेना। इन 6 बंदों में से सिलेक्ट कर लें। अतली बिन तालिब थे इसमें बेटे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ थे बेटे। कहाँ हजरत उमर 2 बार लिखा है? नहीं, गलती से लिखा गया। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ
कितने हो गए? उस्मान बिन अफ़ान, अली बिन अबी तालिब, अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत जुबैर बिन अलवाम, एंड हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अनहुम। चलो जी। 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 अवाम नहीं होता, अवाम वाला, अवाम वो वाला। जी। जी। अल अवाम। बस आगे सिर्फ इतना लिख रहे हैं, दिस कमेटी इलेक्टेड हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एज खलीफ आफ्टर 3 days ऑफ कंसल्टेशन। 3 दिन की कंसल्टेशन के बाद उन्होंने इनको सिलेक्ट कर लिया। कोई प्रॉब्लम जी यहाँ तक? कोई इशू? अब आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा मेरी तरफ हो, क्योंकि मैं जो चीजें एक्सप्लेन करूंगा वो आपके साथ साथ जहन में बैठ जानी चाहिए, ठीक है? सारे वाकयात हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तारीखी वाकयात हैं। हमने अब कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से उन वाकयात को लिया जाए जिस पर सारे एग्रीड अपॉन है, जिस पर सारे फिरके एग्रीड अपॉन है। कोई बंदा क्या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाना चाहेगा? कोई अल्लाह की नाफरमानी करना चाहेगा? किसी को बता दिया जाए कि तुम हराम खा रहे हो तो वो खाएगा? होंगे ऐसे भी लोग जो खुले काफिर होते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसा। तो दो कैटेगरीज बन जाती हैं लोगों की। एक वो जो जो काम वो करते हैं उसको समझते ही ठीक है, उसको गलत नहीं समझते, उसको गलत समझते ही ठीक है। एक काम करते हैं वो जो कि गलत है और उसको वो ठीक समझते हैं। और दूसरे वो जो अपने किए हुए काम को ठीक नहीं समझते लेकिन उसे ठीक साबित करने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को भी, वो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि वो अपनी तरफ से धोखा देते हैं अल्लाह और उसके मोमिनों को, लेकिन वो धोखा अपने आप को दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको आपकी एग्जांपल दे देता हूँ। आप ही लोगों की एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको टॉन्ट करने के लिए दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप में से कुछ लोग इस बात को रियलाइज ही नहीं करते कि आपका असल टारगेट है तालीम, ना कि दोस्तियां यारियां या फैशन या एफिशिएंसियां जो आप झाड़ते हैं। आपकी एज में ऐसे बच्चे होते हैं ना, एफिशिएंसियां झाड़ते फिरते हैं, कूल बॉय या कूल गर्ल दिखना चाहते हैं हर टाइम और आप मेंटेन करना। तो कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये कितनी बकवास और थक्कड़ बात है कि आप अपना ऑरा मेंटेन करना चाह रहे हैं। दुनिया का फजूल तरीन और घटिया तरीन काम इंसान को बुढ़ापे में आके यही लगता है। आपने सुना है ना, बंदे को बड़े होके अपने बचपन की बातें बुरी लगती हैं। जो बात इंसान को, किसी भी इंसान को अगर कहा जाए ना कि तुम अपनी लाइफ में जाके कुछ चीज चेंज करो,
तो पहला कदम वो यही उठाएगा कि वो जो ऑरा मेंटेन करने के लिए मेहनत करता था ना, उसको वो कहेगा ये क्या घटिया काम मैं करता था। यानी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन आप इसको इस तरह से देख लीजिए कि आप किसी और को ऑब्जर्व कीजिए जो अपनी पेरेंट्स में से, नॉट फ्रॉम योर जनरेशन, पेरेंट्स में से। आपके पेरेंट्स भी कभी कभी ऑरा मेंटेन करने के लिए वो काम करते हैं ना। 2 नंबर काम होते हैं, 2 नंबर से मुराद यानी गलत काम होता है, नॉट एज इन के नाजायज या हराम काम होता है, एज इन कि आपको पता होता है कि वो झूठ काम है। दे आर फॉल्सिफाइंग थिंग्स। आपकी फुफो के सामने अम्मी ऑरा मेंटेन करने की कोशिश कर रही होगी, अब्बू अपने दोस्तों के या चाचू ताया के सामने ऑरा मेंटेन, और आपको पता होगा फजूल है, बिल्कुल फालतू बात है। और आप उसको, जैसे आप उस जनरेशन की इस फालतू बात को रियलाइज कर रहे होते हैं, ऐसी वो जनरेशन आपकी इन फालतू बातों को रियलाइज कर रही होती है। आप जब बड़े हो जाते हैं, जनरेशन में थोड़ा चेंज आ जाता है, तब आप रियलाइज करते हैं कि ये ऑरा मेंटेन करना बहुत घटिया हरकत थी। मैंने अपनी जिंदगी का जाया किया ये ऑरा मेंटेन करने के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे धोखे दिए, धोखे सुने। तो एक कैटेगरी मुझे सुन ले प्लीज, एक कैटेगरी उन लोगों की है जिन्हें ये बात समझ नहीं आती कि ऑरा मेंटेन करना दुनिया का फालतू तरीन काम है, और वो ऑरा मेंटेन करने में लगे रहते हैं, बेड़ा गर्क कर लेते हैं अपनी तालीम का। मिसाल के तौर पे कजन्स की शादी आई है, अब मेरा अपनी पढ़ाई छोड़ के कजन्स की शादी में जाना क्यों जरूरी है? मसलन कि मेरे जाए बगैर निकाह नहीं पढ़ाएंगे? क्यों पढ़ा देंगे? सोचें, पढ़ा देंगे ना। मैं लेकिन अपना नुकसान करके जा रहा हूँ ना। वो मेरी पढ़ाई के लिए अपनी शादी छोड़ के नहीं आ सकता, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के उधर जा रहा हूँ। क्यों जाना जरूरी है? आई वॉन्ट टू लुक गुड इन एवरीवन्स आइज। मैं जाऊंगा, कूल लगूंगा सबके सामने, तैयार होके गया हूँ, डांस करूंगा, आगे आगे होके शुगर लगाएंगे। वो शुगर क्यों लगाना है? ताकि अपने आप को आगे दिखा मैं कोई चीज हूँ। जब आप मेरी एज में पहुंचते हैं, या जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो चीज पता कौन होता है? जिसके अंदर कोई चीज होती है। और आपने तो पढ़ाई की नहीं, तो आपके अंदर कुछ है? ठीक है, नहीं, फालतू हो गया ना। फिर वो क्या होता है? आप देखिएगा, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे, आपके अम्मी अब्बू बड़ी खुशी से उनसे मिलते होंगे, उनका फोन आता होगा, अम्मी अब्बू घंटों घंटों उनसे बातें करते होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिश्तेदार है वही सेम रिश्ते में है, तो उनका फोन आता होगा, अम्मी अब्बू कहते तो कह देना अम्मी सोई हुई है, अब्बू है नहीं घर। ये आपके साथ भी होगा। तो एक तो वो लोग हैं जिन्हें इस बात की समझ ही नहीं कि ये फालतू काम है। एक वो लोग हैं जिन्हें पता है कि ये फालतू काम है, जिन्हें पता है कि ये फालतू काम है, कि इस वक्त मैं अपनी इस ऑरा मेंटेनेंस के लिए, इस ऑरा मेंटेन में स्पोर्ट भी आता है बाय द वे, ऑरा मेंटेनेंस के लिए पढ़ाई छोड़ दूं, ये फालतू काम है। पता होता है कि ये फालतू काम है, लेकिन वो दलाइल देते हैं, ले इतना टाइम सिर्फ पढ़ेंगे अगर तो खेलेंगे, नहीं तो फिर तो अच्छा पढ़ भी नहीं सकेंगे। नहीं, कोई टाइम तो होना चाहिए मेरे पास ऑरा मेंटेन करने का। मैं थोड़ी देर तो फोन यूज करना अलाउड होना चाहिए, माइंड फ्रेश होगा, फ्रेश माइंड से अच्छा पढ़ेंगे। दोनों कैटेगरी समझ आ गई है आपको? आप इन दोनों कैटेगरीज में से शुक्र अल्लाह का आप उस तीसरी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, जो खुले काफिर होते हैं। आप कौन सी 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं? जो या तो धोखे में हैं, या धोखा अपने आप को दे रहे हैं। मैं दोनों को ये एडवाइस करूंगा, धोखे से बाहर निकलें। आपकी ऑरा से ज्यादा जरूरी आपकी तालीम है। किसके पास नहीं है प्रिंट आउट? ये लो जी। इधर किसके पास नहीं है? ये लो। पहले उनको जिनका पेपर है उनको पहले देना है, फिर जो बचेंगे वो आप लोग ले लीजिए। और किसके पास नहीं है? जी मैं कह देता हूँ, ये इन दोनों को दे दो, आप लोग बाद में इनसे ले लेना, ठीक है? पहले जिनका पेपर है ना, वो लोग पहले ले लें। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंटिन्यूड, ये सारी बात कहाँ से आई थी वैसे? हाँ, नहीं, ये ऑरा वाली बात कहाँ से मैं लाया था कि 2 तरह के लोग होते हैं ऑरा मेंटेन करना चाहते हैं? रैंडम से नहीं आई थी। रैंडम अपनी क्लास में कुछ नहीं होता। पता नहीं क्या बताने के लिए ये बात। आज ज्यादा नहीं, ये बात शुरू यहाँ से, इससे पीछे से थी बात। हाँ, बुढ़ापा आ गया ना, वही ना। नहीं, लेक्चर से बात निकली होगी ना कुछ। आई एम नॉट श्योर क्या बात थी, खैर चले आगे चलते हैं, इसको हल्का करते हैं। बंद किया तो गर्मी लगने लग गई है, चलाया हुआ तो सर्दी लगने लग गई थी, तो इसको थोड़ा सा हल्का चला देते हैं। आप लोगों को गर्मी लग रही है? वो कह रही है लग रही है गर्मी। मैं इंशाल्लाह आफ्टर ईद आई विल डू समथिंग अबाउट दिस एज वेल, कि आपकी इस क्लास में भी आपको ऐसी फीलिंग ना आए। है, पढ़ाई पे वापस आते हैं।
हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कंटिन्यूड मैनी पॉलिसीज ऑफ हजरत उमर। मेन इवेंट्स क्या है? पहला इवेंट ये है कि उन्होंने हजरत उस्मान की बहुत ने हजरत उमर की बहुत सारी पॉलिसीज कंटिन्यू की। यानी जो जो हजरत, मिसाल के तौर पे हजरत उमर ने गवर्नर्स लगाए हुए थे, तो उस्मान ने भी गवर्नर्स लगाई रखे। क्या हुआ, थक गए? सर में दर्द है, इसके भी दोनों के ट्विन वाला दर्द है। आपको क्या हुआ? थक गए हैं? फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। Hazrat Uthman continued its same policies as Umar wali. During the first 5 years of his caliphate, there was wide and rapid expansion of Islam. इस्लाम फैलता जा रहा था। पहले 5 सालों में क्या हो रहा था इस्लाम? प्लीज पूरी तवज्जो से सुनते रहिएगा। Many areas were conquered and added into Islamic Empire. ये यहाँ तक मुसलमान पहुंच गए थे, सिंध तक। यानी अफगानिस्तान वाला एरिया भी कब्जे में ले लिया था। ऊपर अजरबैजान टाइप ये सारे इलाके मुसलमानों के पास आ गए थे। आर्मीनिया, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, ये सारा मुसलमानों के पास आ गया था। नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न पार्ट्स, यहाँ कुछ सहाबा की कब्रें भी हैं, यहाँ पे सहाबा की कब्रें हैं पाकिस्तान और इंडिया में। एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन वर इंक्लूडेड इन द इस्लामिक एम्पायर। इन द वेस्ट में रोमन्स वर प्लॉटिंग रिबेलियन बाय इनसाइडिंग पीपल इन इजिप्ट एंड अलेक्जेंड्रिया। वेस्ट में ये जो इटली वाला इलाका है, इधर यहाँ पे रोम वाली साइड पे ये लोग ना कर रहे थे, दोबारा बगावत करने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने डिफीटेड द रोमन्स इन अ नेवल बैटल हुई, यानी कि बहरी जंग हुई। मुस्लिम फ्लीट्स वर एबल टू एंटर साइप्रस एंड रोड्स इन 649। इन्होंने इन इलाकों को फतह कर लिया। इनहेबिटेंट्स ऑफ साइप्रस एंड रोड्स वर रेडी टू पे ट्रिब्यूट्स। ट्रिब्यूट से मुराद यहाँ पे क्या है? जिजिया। क्या है यहाँ पे इससे मुराद? जिजिया टू मुस्लिम्स एज दे प्रीवियसली पेड टू रोमन्स। मुस्लिम्स कमांडर्स कैप्चर्ड, अच्छा जी, captured many towns from Afghanistan to Khwarizmi in 651. They also conquered many areas from Azerbaijan and Central Asia in 652. The areas of Kabul, Herat, Ghazni were also captured by Muslims. However, there were rebellions in these areas, but Usman रज़ियल्लाहु अन्हु crushed and defeated these rebellions. आपका ध्यान काम पे नहीं है। तो हजरत उस्मान जहां जहां कहीं बगावत होती थी, उस बगावत को क्रश होते जा रहे थे उसी दौर में। ठीक है बेटे? ये कौन है जो आपके साथ है? चला, आपको रोजाना इस क्लास में नींद आती है? इस्लामिक का तो पेपर देना नहीं आपने? रोजा लगता है आपको इस टाइम पे? नहीं, फिर क्या मसला, सीधे होके नहीं बैठ रहे? कंपाइलेशन ऑफ कुरान, ये सबसे मेजर इवेंट है इस खिलाफत का, कंपाइलेशन ऑफ अली कुरान। हज़रत उस्मान के दौर में बेटे ऐसा हो गया था, जब इलाकों में मुख्तलिफ, देखें इंग्लिश बोलने के कई एक्सेंट्स है ना जी। नेवल फ्लीट मैंने भी बताया था, बहरी जहाजों वाली लड़ाई। हजरत उस्मान अल्लाह तआला अन्हु ने देखें मुख्तलिफ जब इलाकों में जुबान फैलती है, एक्सेंट्स नए डेवलप होते हैं कि नहीं? उन एक्सेंट्स के साथ ना वर्ड्स भी नए डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर, लिफ्ट क्या होती है? लिफ्ट क्या होती है? ये इस उठाने को गया ना। अमेरिका और बर्तानिया दो मेजर हम इंग्लिश के ग्रुप्स बोल लेते हैं। तो इंग्लैंड में इसको लिफ्ट कहते हैं। इंग्लैंड में इसको, अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? एलिवेटर। क्या कहते हैं? अब आप सोचे, इंग्लैंड में इसको लिफ्ट कहते हैं, वहां पे इसको एलिवेटर कहते हैं। कोई बंदा अमेरिका जाता है, वो कहता है यार मुझे ना लिफ्ट चाहिए। हो सकता है वो अपनी तरफ से कह रहा है मैं नई बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसमें लिफ्ट लगवानी है। तो ये जिसको कह रहे हो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, सामने चौरंगी तक छोड़ देता हूँ। क्योंकि इंग्लैंड में इसी वहां पे लिफ्ट से मुराद क्या है? वो जो गाड़ी लिफ्ट से लिफ्ट लेते हैं। अब आप सोचें, ये बात कोई रिपोर्ट करता है अगली नस्ल को, यार इसने इससे लिफ्ट मांगी थी, तो अगली नस्ल को क्या लगेगा, कौन सी लिफ्ट मांगी थी? मतलब चेंज हो गया है? मतलब चेंज होने का चांस है कि नहीं है? देयर इज अ चांस की मीनिंग चेंज हो जाएगा। एक्सेंट्स बदलते थे, तो उससे, और उस जमाने में, अभी तो आप अरबिक लिखी देखते हैं ना, तो अरबिक में क्या होता है? एराब लगे होते हैं, पूरे लगे होते हैं ना एराब। उस जमाने में जब अरबी लिखी जाती थी, तो एराब छोड़े डॉट्स भी नहीं डाले जाते थे। डॉट होता है ना, बे के नीचे नुक्ता होता है, ते के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, से के ऊपर। सीन और शीन में क्या फर्क है? स्वाद और ज्वाद में क्या फर्क है? उस जमाने में नुक्ते भी नहीं डाले जाते थे, अरबी ऐसे लिखी जाती थी। तो आप सोचें, जब डिफरेंट इलाकों में अरबी बोली जाती है और अरबी ट्रांसमिट हो रही है, कुरान ट्रांसमिट हो रहा है, तो यही जो मैंने आपको लिफ्ट वाली एग्जांपल दी, ऐसा चेंज आने का चांस है। तो उस जमाने में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि आपस में जो मुसलमानों के मुख्तलिफ कबीले हैं, वो आपस में लड़ने लग गए हैं कि कुरान ने ये नहीं हुक्म दिया, ये हुक्म दिया। और लड़ाई की वजह क्या है?
डिफरेंट एक्सेंट। लड़ाई की वजह क्या है? एक्सेंट बदलते हैं, मीनिंग बदल जाता है, एक्सेंट बदलते हैं। उन्होंने इकट्ठा कर लिया सारों को, और कहा अब गवाही देनी है इस बात की कि अल्लाह के रसूल के जमाने में कौन कौन सा एक्सेंट अल्लाह के रसूल ने खुद सुना है और अलाउ किया है। यानी डायरेक्ट सहाबी उठा के लाए वो बंदा जिसका एक्सेंट डिफरेंट है, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो एक्सेंट पढ़ा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ किया है। जैसे मिसाल के तौर पे जो इजिप्शियन एक्सेंट है, उसमें मूसा नहीं बोलते, वो मूसी बोलते हैं। ऐसी बहुत आयतें हैं ना, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वद्दुही वल्लैली इज़ा सजी, ऐसे करके वो पढ़ते हैं। हजरत उस्मान के दौर में फिर 6 या 7 ऐसे कंपेनियंस आए डिफरेंट एक्सेंट्स वाले, जिनकी ये तहकीक मिल गई कि जनाब यार आप दोनों को क्या मसला है, क्या मसला है? थक गए हैं? गुस्सा नहीं कर रहा, पूछ रहा हूँ, थक गए हैं? नींद आ रही है तो जाओ उठ के मुंह हाथ धो, क्यों यार रोजा लग रहा है आपको, क्या हो गया? हाँ दो, पढ़ाई कर रहे हैं ना यार, पढ़ना है ना, पेपर देना है, नहीं आसान, तो मुंह धो गया हो जाओ बस। हाँ, आसान तो मुंह भी बड़ी मुश्किल से धोता है, मुंह धोता है हाथों में बाल फंस जाते हैं, या बालों में हाथ फंस जाते होंगे। यार ये सही है, स्टाइल में आ गया वो, वसीम अकरम याद आ गया मुझे, जब उस पर करप्शन के चार्जेस लगे थे ना, तब उसका ऐसा हेयर स्टाइल था। अच्छा जी, तुम क्या बात कर रहे हैं? क्या? शोएब मलिक? आपको देख के? नहीं, शोएब मलिक के तो बड़े बाल थे। शोएब मलिक के इस तरह के बाल थे जैसे जुल्फिकार के, बल्कि इससे भी बड़े थे, इसके भी सही नहीं है, इससे ही बड़े बड़े अच्छे बाल थे शोएब अख्तर के, बॉलिंग भी अच्छी करा लेता था, लेकिन बाल भी बड़े बढ़िया थे। जी मरियम, उसने कौन सा पढ़ना है, खैर है पढ़ा रहे। अच्छा, यहाँ कोई बैग पड़ा है जो आपका ना हो? यहाँ कोई ऐसा बैग पड़ा है जो आपका ना हो? यहाँ कोई ऐसा बैग नहीं है भाई। जी, हाँ तो मुख्तलिफ उस टाइम पे फिर 6 या 7 हैं जो कहते हैं फिक्स हुई, और तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके अकॉर्डिंगली कुरान लिखवाया। और लिखवाया कैसे कि मसनफ़ हफ्सा उठाया, कुरान लिखवाने के लिए मसनफ़ हफ्सा उठाया गया और एग्जैक्टली उसकी डिटो कॉपियां की गई, बाकी सबको कहा अपना अपना कुरान का वर्जन चला दो। इकट्ठे किए, सबको कहा गवर्नरों को, जिस जिसके पास लिखा हुआ कुरान है पकड़ लाए, ले आए लोग, घरों से ढूंढ ढूंढ के तलाशियां ले लेके ले आए, और उसको सबको जला दिया। हम ये कंपाइलेशन ऑफ कुरान में भी ये सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। फिर उनको अपना वर्जन कॉपियां भेजी और कहा इसको देख के कॉपी करो अपने पास। और 6 या 7 किरतें हैं जो फिक्स हो गई कि इन्हीं में सिर्फ पढ़ा जा सकता है, और किसी एक्सेंट में कुरान को, बाय आई शुडंट से एक्सेंट, मेरा ख्याल डायलेक्ट कहना चाहिए, डायलेक्ट इज अ बेटर वर्ड। ठीक है। ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, वो इस्लामिक एम्पायर बढ़ गई थी, ये वही कंपाइलेशन वाला सवाल है, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को टास्क दिया गया था। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस होल थिंग। सर, सर इधर मैं पढ़ रहा हूँ, नोट्स हैं आपको आज? या उधर देखें, इधर देखें सर, क्या हो गया यार? यो हो, इस पे तो मेरा आईडी नहीं लॉगिन, मैं वो आईडी दिखाता, मैंने आज एक स्टोरी लगाई थी, बड़ी मजे की थी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दिस, यू गाइस नीड टू रीड दिस, आई होप कि मैंने लगाई थी कि नहीं लगाई थी, मैं देखता हूँ। लगी हुई है फोकस वाली। कहता है नहीं लगी हुई यार। क्या आप पानी पी रहे हैं? क्या कह रहे हो? नहीं लगी हुई। बहरहाल, वो असल में वो स्टोरी का द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी वाज, यू हैव अ फोकस प्रॉब्लम, प्लीज पे अटेंशन, फोकस करें यार, काम पे तवज्जो करें, ट्राई टू पे अटेंशन। अदर इवेंट्स एंड मेजर्स, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु enlarged the काबा। हजरत उस्मान के जमाने में काबा का साइज भी थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया, दैट मींस मस्जिद हराम को भी एक्सपैंड किया गया। एंड द मॉस्क ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है नबी है, उसको भी एक्सपैंड किया गया। ये ना हजरत अबू बकर के दौर में हुआ था, ना हजरत उमर के दौर, हजरत उमर के दौर में रिपोर्टेड है वैसे कि मस्जिद नबी को थोड़ी सी एक्सपेंशन की गई थी, लेकिन इतनी नहीं, एक मेजर एक्सपेंशन नहीं थी उसको, दैट इज सॉर्ट ऑफ कंसिडर्ड एज रेनोवेशन रादर देन एक्सपेंशन। टू अकोमोडेट मोर मुस्लिम्स एट अ टाइम, ही कंस्ट्रक्टेड वेल्स, उन्होंने कई कुएं बनवाए एट द साइड्स ऑफ हाईवेज, यानी काफी सारा काम उन्होंने करवाया, सड़कें बनवाई, सो टू स्पीक। जैसे आजकल के दौर में जो जो काम होता है डेवलपमेंट का, आजकल के दौर में डेवलपमेंट का काम क्या होता है? सड़कें और अस्पताल। उस जमाने में कुएं होते थे, कुएं बनवाए उन्होंने,
और इस्लामिक एम्पायर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, गलियां ठीक कराई, काफी मामला ठीक किए। अदर इवेंट्स एंड, अब आ जाते हैं बेटा प्रॉब्लम्स। पहले 5 साल बहुत हंसी खुशी गुजरे। एक गलती उन्होंने की, सॉरी आई शुडंट बी सेइंग गलती, एक उन्होंने ऐसा काम किया जिसको आज के दौर में जब हम हाइंडसाइड में देखते हैं कि तारीख कैसी गुजरी, तो वो एक ऐसा काम है जिसपे मुसलमानों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उन्होंने, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बिलोंग करते थे बनु उमैया से, उन्होंने गवर्नर्स जो लगाए, वो उसमें कई गवर्नर्स ऐसे थे जो बनु उमैया के थे, किसी के कहाँ के थे, यानी उनके कजन्स थे, अपने कजन्स को गवर्नरशिप दी। मे बी उनके जहन में ये होगा ये मेरे कजन्स हैं, आई कैन ट्रस्ट देम बेटर, बट समहाउ दिस नेपोटिज्म, दिस वाज सीन एज नेपोटिज्म। ये कैसे देखा गया था, अब अल्लाह जानता है उन्होंने किस नीयत से लगाया। और एक जो हजरत उमर काम करते थे जो इन्होंने नहीं किया, वो क्या था, हजरत उमर आपको मैंने बताया था 2 साल बाद गवर्नर चेंज कर देते थे और कहते थे चेक कराओ तुम्हारे पास क्या क्या है, साल या 2 साल बाद वो, और जितनी उसकी एक्स्ट्रा दौलत होती थी दांत उससे ले लेते थे, उसको मारते थे, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए, करप्शन की है दोनों की। तो वो हालांकि सारे इतने नेक नेक सहाबा भी होते थे हजरत उमर के, लेकिन कहते थे चलो शादी होएगा, कार होएगा, इतने तेन गवर्नर लाया से, तो ड्यूटियां पूरी दिखा, क्या है ड्यूटी तुम्हारी। यानी वो इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते थे कि तुम एज अ कंपेनियन तुमने कितने अच्छे काम किए, आप क्या कर रहे हो इसको मद्देनजर रखना था ना, तो ड्यूटी दी है एक, आप ड्यूटी दी है ना, एक ड्यूटी पूरी करनी है। खैर, हजरत उस्मान ने ये काम भी नहीं किया, जहां जहां कजन गवर्नर्स लगे हुए थे ना, वो कई कई साल लगे रहे। अब आपको पता है कि जब आप किस कोई भी हुकूमत होती है ना, अवाम ने चाहे अपने शौक से ही उस हुकूमत को सिलेक्ट किया हो, कुछ देर बाद अवाम बोर हो जाती है उस हुकूमत से। पीपल वांट टू पीपल वांट टू सी अ चेंज। तो लोग वो जो फिर वो जो गवर्नर भी वहां होते हैं ना, उनकी भी आपस में सेटिंग बननी शुरू हो जाती है। देखे ना, हर बंदा आपको यस सर जी बॉस कर रहा होता है, आपको मुफ्त चीजें में आस्ता आस्ता ना आपकी आपका एक रोग आदत पड़ जाती है प्रोटोकॉल की। तो वो फिर ना, देखे ना, मैं मिसाल लेता हूँ, इस वक्त हुकूमत में कौन है, शहबाज शरीफ कौन है हुकूमत में। आप फर्ज करें कि हमने यहाँ सर उसामाज अकेडमी के साथ एक प्लाजा है बिल्कुल अटैच्ड, ये ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं बता रहा हूँ, साथ बिल्कुल अटैच प्लाजा है, शहबाज शरीफ यहाँ पे अकेडमी खोल ले, फर्ज कर लेते हैं। तो पहले आप महीना छोड़ें, 10 महीने साल बाद, अल्टीमेटली लोग किधर जाके पढ़ेंगे, क्यों भला, इसलिए कि वो अच्छा पढ़ाता है, उसका वो पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है। नहीं, पता क्या होगा, यहाँ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, वहां के लिए वहां से आगे सड़क पहले तैयार हो जाएगी। रायवन रोड का बहुत बड़ा केस है कि तुम्हारी जहां जहां पे इन लोगों की जहां जाती उम्र है उधर को सड़कें सीधी कर ली हैं आप लोगों ने, पहले आप लोगों ने करोड़ों अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट चलाए हैं अपनी मिलों को। ये जरदारी और नवाज शरीफ पे ये बहुत बड़े इल्जाम आते हैं कि आपने करोड़ों अरबों रुपए के अपने सड़कों के प्रोजेक्ट चलाए हैं, किस लिए चलाए हैं, ताकि आपकी फैक्ट्रियों को जो सड़कें जा रही हैं वो क्यों। अब मेरी बात समझ रहे हैं। इन सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रख के हज़रत उमर ने बहरहाल ये फैसला किया था कि खलीफा की दुकान नहीं होनी चाहिए बाजार में, खलीफा को कोई उजरत मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो गवर्नर्स लगे थे इन्होंने लेकिन ऐसा नहीं किया, जमीनें आई, बहुत कुछ हुआ। तो जो लोग थे वो हजरत उस्मान के पास आए और आगे कहा जी आपने गलत बंदे लगाए हैं, चेंज करें। हजरत उस्मान ने फील किया कि ये मुझे डिक्टेट करने की कोशिश करें, मैं खलीफा हूं, इन्होंने मेरी इताअत करनी है, मैं गलत काम करूंगा अल्लाह और रसूल के खिलाफ काम करूंगा, तो इन्होंने मेरे भाई बात जो कॉपी कर ली यार, तो मैंने कॉपी कराने के लिए दी है, सुन ले मैं जो कह रहा हूँ, तुझे पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हजरत उस्मान ने कहा जनाब के खलीफा की इताअत हुक्म है, मैं अल्लाह और रसूल के खिलाफ कोई बात करूंगा तो मेरी इताअत इन पे वाजिब नहीं है, वरना मेरी इताअत इन पे वाजिब है, वरना मेरी इताअत इन पे। आप सोचे ना, खलीफा की इताअत उतनी ही वाजिब होती है जितनी अल्लाह और रसूल की वाजिब होती है। अल्लाह ने कुरान में कहा उलुल अम्र की को फॉलो करो। तो अगर मैं जो इनके साथ बात कर रहा हूं, अगर ये डिसएग्री करते हैं मेरी बात से और मैं अल्लाह और रसूल के खिलाफ काम नहीं कर रहा, मैंने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, तो ये तो मुझे ओबे करना चाहिए। इनका ओबे ना करना अल्लाह और रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। हजरत उस्मान अपनी जगह डटे थे। यूं एक इशू बन गया और इजिप्ट और 2-3 और इलाकों से लोग आए और उन्होंने आके हजरत उस्मान के घर के इर्द गिर्द धरना दे दिया। क्या कर दिया, कई रोज गुजरे उस धरने के अंदर, अल्टीमेटली कुछ लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। क्या कर दिया, हजरत उस्मान हैड अपॉइंटेड
उस्मान ने अपॉइंट किए थे कुछ रिलेटिव्स को गवर्नर्स डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर। कहाँ किए थे? डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर उन्होंने कुछ गवर्नर्स लगाए थे। फॉर एग्जाम्पल मुआविया थी, रिलेटिव वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ शाम का गवर्नर लगाया था। सबसे बड़ा रफड़ ये पड़ा था हजरत अली के सिलेक्ट होने के बाद, शाम तो बहुत दूर है ना, वहां तक खबर ही बहुत देर बाद पहुंची। जब पहुंची वो कहते हैं ऐसे नहीं मानते खलीफा, क्यों बने हजरत अली खलीफा? वो कहते हैं ये उस्मान का बदला लो पहले। हजरत अली कहते थे अभी ये मौका नहीं बदला लेने का। तो वो इख्तलाफ बढ़ता बढ़ता आपको पता है हमारे यहाँ सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। खैर, एंड रिटेन्ड बाय उस्मान। तो वो हजरत उमर ने असल में इनको खलीफा लगाया था सलार, और हजरत उस्मान ने इनको कंटिन्यू किया। याद रखना नाम, क्या नाम है? मुआविया। क्या नाम है? तो मुआविया को किसने लगाया था खलीफा? हजरत उमर ने। और हजरत उमर ने जब गए भी थे तो हजरत उमर ने खलीफा बनाने के बाद इधर का इलाके का दौरा भी किया था। इनके बाद जब इनको चेंज करने की बारी थी तब तक हजरत उमर शहीद हो गए थे। हजरत उस्मान ने इनको चेंज नहीं किया। हजरत उस्मान ने क्या किया? इनको कंटिन्यू कराया। तो जगाओ इसको, मुंह धो के आ भाई, इस्लाम का पेपर देना है ना, पेपर देना है तो मुंह धो के आओ ना, जल्दी उठो। हिज रिलेटिव्स वर आल्सो अपॉइंटेड। कई रिलेटिव्स लगा दिए, बसरा में, कूफा में, इराक में, इजिप्ट में, हर जगह रिलेटिव्स लगा दिए। He allocated the wealth amassed during the campaigns to these governors। और जो जो इन इलाकों में जब फतह होते थी तो जो माले गनीमत आता था, वो माले गनीमत बैतुल माल में शामिल करने की बजाय क्या करते थे? गवर्नरों को ही दे देते थे। किसको दे देते थे? गवर्नरों को। गवर्नर क्या एक्सक्यूज पेश करते थे कि भाई हम सरहदों पे रहते हैं, हमें वीक नहीं दिखना चाहिए, हमें स्ट्रांग दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? कि वहां से कोई बंदा आए तो वो कहे जनाब क्या कमाल हो गया, मुसलमानों का बड़ा रोब होना चाहिए। तो ये इनको दे देते थे दौलत। तो वो दौलत बैतुल माल में जाने की बजाय जब ऐसे इनमें तकसीम हो जाती थी तो अवाम तक पहुंचती थी। भला अवाम क्या करेगी फिर? पीपल थॉट ही वाज फेवरिंग। लोगों ने क्या समझा? वो अपने रिलेटिव्स को फेवर कर रहे हैं। और ये फंड्स डिवाइड होने चाहिए थे लोगों में जिन्होंने जंगें लड़ी। इट वाज आल्सो थॉट बाय सम पीपल दैट ही वाज सराउंडेड बाय हिज रिलेटिव्स हु डिडंट गिव हिम गुड एडवाइस। लोगों ने ये भी कहा कि इनके मुशीर अच्छे नहीं है, अच्छी एडवाइस इनको नहीं देते। दे वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज एज। और चूंकि उस्मान बहुत बूढ़े हो गए हैं, 70 साल से ऊपर इनकी उम्र थी, तो लोग इनके नजायज फायदा उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं बुढ़ापे का। Usman's decision to appoint his relatives and governors might have been aimed at ensuring their loyalty and maintaining the unity of the Islamic Empire। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था यार मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि शायद उस्मान ने इसलिए बंदे लगाए थे कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, और ये लॉयल रहेंगे हुकूमत के खिलाफ कोई काम, और ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? दैट इज अनदर डिबेट। डेथ एंड कैरेक्टर। डिसकंटेंट अबाउट हिज पॉलिसी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ना एक हदीस में आपको बताऊं। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना वाज काइंड ऑफ अ मॉडेस्ट पर्सन। मॉडेस्ट पर्सन समझते हैं? यानी हम लोग पता किस तरह के होते हैं, हम में से कोई थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग कर लेना, टाइट शर्टें पहननी शुरू कर देता। वी वांट टू लुक ऑरा मेंटेन करना, बटन खोले रखना, चेन पहननी है। तो उस्मान वाज, ना हमें सबको शौक है कि हमारी सलमान खान की तरह हमें ना बॉडी बिल्डिंग की हुई हो हमें, और हमें बार बार शर्ट उतार के बॉडी दिखाने का मौका मिले। खवातीन को भी, नॉट जस्ट मैन। फीमेल्स ऑल्सो वांट टू, आज के दौर में दे ऑल्सो वांट टू शो ऑफ देयर सेल्व्स, नॉट जस्ट द फेस। सबको ये शौक होता, विच इज अ बैड थिंग स्पेशली इन अ मुस्लिम एनवायरनमेंट। इट इज वेरी पैथेटिक एंड बैड थिंग। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग। बट लेकिन है, यहाँ तक कि मर्दों को शौक है कि उनकी औरतें नुमाया नजर आए। दे वांट देयर, मतलब अपने दोस्तों के घर मिलने जाना है तो बीवी को कहेंगे तैयार हो के चलो, बाजार जाना है तैयार हो जो चले, दोस्तों ने आना है तो यू नो हाँ, ये हमारे मुआशरे में एक आम फैल चुकी हुई बात है। पीपल वांट टू शो ऑफ देयर वाइफ्स। वो क्योंकि बड़े होते होते फिल्में देखी है ना, तो फिल्मों में वहां पे अमेरिका वगैरह में तो ऐसे ही होता है। वो प्रमोशन ही इसलिए मिलती है कि आपकी बीवी का शोहर, आपके बॉस के साथ इंटरेक्शन कैसा हुआ है, बॉस इंप्रेस हुआ है, खाने पे आपने दावत दी है, एक अजीब बकवास है। आ, हाँ, और हर तबके में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में ऐसी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी में ऐसी है, हमारे पॉलिटिशियंस में ऐसी है, घर की औरतें साथ मिलती हैं और प्रॉपर शो ऑफ किया जाता है। एक वो अजीब ही घटिया सा निजाम है। आप यही देख लें, हमारी जो एक मिनिस्टर साहिबा है, उन्होंने माशाल्लाह 5-7 साल मेहनत की है अपनी पूरी प्लास्टिक सर्जरी कराने में, पूरा अपने आप को शिफ्ट करने में। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा भी प्रॉपर,
अगर आप इसको अच्छा समझते हैं आप करें यार, कम से कम आप इसको इस्लामी ना कहें यार। आप ये ना कहें कि हम फातिमा वाला करेक्टर अडॉप्ट कर रहे हैं या आयशा वाला करेक्टर अडॉप्ट कर रहे हैं। आप बताएं ना, कौन सा करेक्टर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट। अगर मैं शराब पीता हूँ तो मुझे कम से कम ये नहीं करना चाहिए कि इसको इस्लामी साबित करने की कोशिश करने की चाहिए कि जी हजरत अली भी तो किसी जमाने में, हजरत रमजान ने भी तो पी है। और भाई वो कोई और जमाना था ना, जहालत का जमाना था, पी उसके बाद छोड़ दी ना, खत्म, अल्लाह ने मना कर दिया तो खत्म होगी बात। तो खैर, क्या बात कर रहा था मैं। हाँ, हद उस्मान वाज अ वेरी मॉडर्न। प्रॉपर तरीका क्या है, मेरे ऐसे कपड़े होने चाहिए बेटे के जिससे मेरा जिस्म वाजे नहीं हो रहा होना चाहिए। क्या नहीं हो रहा होना चाहिए? माई बॉडी, मेरे कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए एक तो। ओ भाई चल जा, किधर हो गया, कहीं गया था। मेरे कपड़े एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, वेदर आई एम मेल और फीमेल। और उनको पता है ना, लड़कियों की, लड़कों की भी ऐसी वो आई हुई है शर्टें, वो स्पेशली गर्मियों में चलती हैं लड़कों की शर्ट है ना, वो ग्रे ब्लैक से कलर की है, ट्रांसपेरेंट सी शर्ट होती है। हाँ, इसके पास है। अच्छा, पता नहीं क्यों, आई एम नॉट सरप्राइज अगर इसके पास हो। लेकिन आपको पता है ट्रांसपेरेंट सी शर्टें होती हैं, वो कपड़े, पैंट पहननी है तो इतनी नीचे पहननी है कि बंदा साथ चलता फिरता हो, ऐसा लगता हो पैम्पर भरा हुआ, पैम्पर पहना हुआ है। बच्चे का जब पैम्पर भर जाता है तो कैसे उसकी पैंट गिरती है। आपको पता है यार, आप लोग मजाक, आपने कभी नहीं घर में कोई बच्चा देखा जिसका पैम्पर भर गया है? यू सीन अ बच्चा जिसका पैम्पर भरा हुआ है? तो जैसे वो नहीं डर लग रहा होता, बैगी जीन्स ऐसी पहननी है कि वो पैम्पर जैसे भर गया हो और वो गिर रही होती है। भाई आपको क्यों नहीं पता, अल्लाह के रसूल ने मना किया हुआ है, आपका सतर कहते हैं छुपाने की चीज को। आपको नहीं पता नाफ से घुटनों तक मर्द का सतर छुपना चाहिए, इज सिंपल एज दैट। और आप ये देखे ना, मैं अपने ऊपर बात कर रहा था, वो यकीन है कि मैं कितनी सच बात होगा, मैंने बॉर्डर लाइन कपड़े पहने हुए इस वक्त, बॉर्डर लाइन समझते हैं? अगर ये इससे ज्यादा टाइट पैंट होती है, अलाउड नहीं है इस्लाम में। शर्ट तो चलो मैंने खुली पहनी हुई है, यानी ये मेरी पैंट देखे ना, अभी आपको आपको मैं खुद ना इसको स्ट्रेच करके बताऊं तो आपको मेरी टांग की शेप का पता नहीं लगेगा ना। दिस इज द, हो सकता है अंदर पतली सी टांग हो सकता है मोटी टांग हो। वो हम जो टाइट जीन्स पहन लेते हैं, बल्कि जीन्स तो पुरानी हो गई। अब वो लड़कियों के नहीं जैसे होते थे पहले टाइट्स, लड़कियों की एक टाइट्स होती हैं, है ना, वो जब वो पहनती है ना फ्रॉक श्रॉक या बड़ी कमीजें, उसके साथ वो टाइट्स पहनती हैं, वो लड़कों ने पहनने शुरू कर दी हैं। मतलब व्हाट इज इट दैट यू वांट टू शो? बेटा ये पाकिस्तान में होता है। आप अभी जाएं इस्लामाबाद पिंडी जाएं ना, आप शाम को इस्लामाबाद नहीं कभी गए रात को, तो कहीं किसी किसी कोयटा कैफे के बाहर बैठ के चाय पिए ना वहां पे, आप देखिएगा कैसी कैसे चीजें आपके सामने से गुजरते हैं। इस्लामाबाद छोड़े, सदर चले जाए यार, आप लोग छोड़े, पिंडी बॉयज भी ऐसे ही हैं सारे, बल्कि छोड़े पिंडी को भी। आप अकेडमी रेगुलर आया करें, मैं इधर दिखाऊंगा आपको। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं माशाल्लाह, ये वो, एक तो उनका बटन नहीं बंद होना, चेनें पहननी है, बालियां पहननी है। पहन लेंगे ना यार, चेन पहनते हैं, लेकिन शौक तो है ना। एट मैक्स मैं अंडरस्टैंड करता हूँ घड़ी पहनना, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं खुद भी पहनना पसंद करता हूँ इस वजह से नहीं, लेकिन ना भी मैं पहनता तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ घड़ी। मैं वो कड़ा अंडरस्टैंड करता हूँ जो लोग मजहबी एतबार से पहनते हैं। एक कुछ हमारे ना एक फिरका है, उसमें ना एक वो कड़ा होता है, मजहब के एतबार से पहना जाता है, हथकड़ी को वाजे करने के लिए ना। हमारे शियों में कुछ ग्रुप्स हैं जो करबला के इवेंट में वो जो लोग गिरफ्तार हो गए थे ना, तो उसको रिलेट करने के लिए वो भी वो छुपा के रखते हैं, आपको पता है, वो उसको शो ऑफ नहीं करते। वो जो लोहे की संगली वो पहनते हैं ना बाजू में, उससे रिलेट करने के लिए उसको वो छुपा के रखते हैं। आप यार, औरत को ज्वेलरी शो कराना इजाजत नहीं है तो मर्द को कैसे हो सकती है? आपको पता है औरतें ज्वेलरी पहन के बाहर सड़कों पे नहीं फिर सकती, ज्वेलरी पहन के अपने आप को इम्बेलिश करके लोगों के साथ। अल्लाह ने आपको एक रिस्पेक्टफुल हस्ती बनाया, आप क्यों नुमाइश बनेंगे किसी, बेटे इधर तवज्जो कर लो, आप क्यों अपने आप को एक नुमाइशी सरगर्मी में इन्वॉल्व करेंगे? मतलब वुड यू लाइक कि आप में से किसी की बहन या बेटी को एक जैसे एग्जीबिशन देखा आपने, पेंटिंग लगाते हैं जैसे, या वो लगाते हैं हम वो स्टून एक रख देते हैं, उसके ऊपर गुलदान रखते हैं एग्जीबिशन, उस गुलदान के ऊपर पेंटिंग की होती है। आप में से किसी की बहन या बेटी को ऐसे किसी स्टूल पे रख के
और हजारों लोगों के सामने किसी जगह खड़ा कर दिया जाए, और सिर्फ उसमें टिकट किस बात की लगी हुई है कि लोग गुजरे तो देखें उसको, आप ये बात पसंद करेंगे? तो जब आप बहन या बेटी को तैयार करा के दोस्तों से मिलवाते हैं या लेके जाते हैं बाजार में, मतलब लोग होते हैं, मैं आई नो पीपल जो अपनी बीवियों को स्पेशली तैयार कराते हैं और ऐसे कपड़े पहनवाते हैं जिससे पता लगे मेरी, मैं कैसी जबरदस्त मेरी मॉडल जैसी बीवी है। आई मतलब मुझे ये हया वाली कोई बात इसमें एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। इस बेगैरती से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप पता क्या लेना है? आपके दिल में हया खुद लड़के के दिल में पैदा हो दूसरों की औरतों के लिए। जब हम लोग पिंडी और इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल्स में इसलिए जा रहे होंगे कि हमने जाके वहां दूसरों की लड़कियां देखनी है, या हमने जब वो क्या होता है ये जो कॉन्सर्ट था नहीं होता, वो MUN ये फूड स्टॉल्स लगते हैं, और बॉयज यू नो दिस, आप फैमिली के साथ भी जाते हैं तो दूसरों की फैमिली देखने गए होते हैं। तो कितनी बेगैरती और बेहयाई है ये। जिस लड़की को ये गलत फहमी है और जिस पेरेंट को ये गलत फहमी है ना कि नो नो इट इज ऑल राइट, सब लोग अपनी अपनी फैमिली में बिजी होते हैं, वो या तो इंतहाई दुनिया का जाहिल इंसान है। जाहिल उसी को कहते हैं जिसको कोई चीज नजर नहीं आ रही हो, जाहिल जो मुराद अनपढ़ नहीं होता, या वो पता नहीं कौन। I, मैं आई एम बैफल्ड बाय दिस यार, क्या कर रहे हैं यार, कम से कम इस्लामी ना गए इसको यार, बकायदा इस्लाम से दलील लेते हैं, घटिया बातें हैं यार ये। आप बच्चों ने जाना था ना इस तरह के कॉन्सर्ट्स पे, झूठ ना बोला करें। फैमिली के साथ जाते हैं कि नहीं? यार वहां नई लड़के लड़कियों की टकरें होती हैं, आप अपनी बहन के साथ होते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी अपनी बहन के साथ टक्कर होनी है? तो शर्म नहीं आती आपको इस तरह के इवेंट्स पे जाते हुए? अगर आप चाहते हैं ना आपकी बहन से कोई ना टकराए, तो शर्म के मारे पहले आपको ऐसे इवेंट पे नहीं जाना चाहिए। आप भी इसीलिए गए होते हैं देखें जाके किसी और की बहन को। जब आपने किसी और की बहन बेटी को देखने जाना तो फिर भूल जाओ ताड़े घर नहीं आना। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है ना जिसकी बहन नहीं है, जिसकी क्या नहीं है, देखना उसके घर बेटी पैदा होगी, तब हालात और खराब होंगे। आज हालात खराब हैं, तब हालात और खराब होंगे। तब वो बेटी कहेगी अब्बा तेरी जुर्रत कैसे हुई, मैं उसके साथ अगर बाजू में बाजू डाल के फिर रही हूँ तो तू कौन होता कहने वाला मुझे कि ना कर ऐसे। ऐसे होता है, दिस इज लाइफ इज अ सर्कल व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जैसा करना है वैसा, गंद आप फैलाएंगे तो गंद आपके, आप किसी के घर आग लाएंगे तो वो आग आपके घर तक आनी ही आनी। अच्छा, बात कहाँ पे थी? हाँ, जो उस्मान से। आप सोचें कौन सी लड़की ज्यादा बाहया है? दो लड़कियां हैं, दोनों ने कपड़े पहने हुए हैं, एक ने बहुत ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने हुए हैं, एक ने मोटे कपड़े पहने हुए, ट्रांसपेरेंट नहीं, कौन सी ज्यादा बाहया है आपके ख्याल में? दूसरी वाली। दो लड़कियां हैं, दोनों ने कपड़े पहने, ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक के टाइट है एक के टाइट नहीं है। के टाइट नहीं है। दो लड़कियां हैं, दोनों के कपड़े टाइट नहीं है, दोनों के कपड़े टाइट, लेकिन एक एक दोनों ने अबाया पहना हुआ है। एक का अबाया बिल्कुल सादा है ब्लैक कलर का, दूसरी का अबाया बड़े किसी ऐसे खूबसूरत कलर का है जो शाइनी है, और उसके ऊपर पूरी ज्वेलरी की वर्किंग और ये वो सब कुछ हुआ हुआ है, सिंपल वाला। फिर दो लड़कियां हैं, दोनों ने सिंपल अबाया पहना हुआ है, दोनों ने क्या किया हुआ है? दोनों ने, एक ने सर भी ढका हुआ है, दूसरी ने सर नहीं ढका हुआ, सर ढका हुआ है। फिर आगे ये चले जाते हैं, एक और लड़की है, अपनी चॉइस पे, जबरदस्ती नहीं, उसने सर भी ढांपा हुआ है लेकिन वो खुशबू भी नहीं लगाती और लोगों से बातें भी नहीं करती। फिर एक और लड़की है, उसने चेहरा भी ढांपा हुआ है, ऐसा नहीं निकाब किया हुआ है, सर की चादर ही शायद आगे बढ़ाई है। यस, यहाँ तक। आप सोचें इससे ज्यादा बाहया कोई मर्द हो सकता है? मर्द का तो कम है ना इससे सतर। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात हैं कि ये इतना बाहया है कि अल्लाह भी इससे हया करता है। अब इसका मतलब क्या, दिस इज अ मेटाफोरिक थिंग, कि ये ऐसा आदमी है कि ये, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये नहाते वक्त भी पूरे कपड़े नहीं उतारता होगा, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये अपने जिस्म को भी नहीं देखता होगा, यानी इतना हया करता है ये कभी आसमान से सर नंगा करके नहीं आसमान के नीचे आता होगा। मर्द को भी सर छुपाना है ना, मतलब सर ढांपना मर्द के लिए भी एक अच्छा उस्वा है ना, नमाज पढ़ते वक्त आप, दैट्स अ शो ऑफ रिस्पेक्ट। अल्लाह के आगे ये शो ऑफ रिस्पेक्ट है ना, सर ढांपना नमाज के टाइम। तो ये अपना सर, अरब के रिवाज के मुताबिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी रिवाज, अरब के रिवाज में आप जब किसी का अदब करते थे तो आपने अपनी चादर से अपना सर ढांपा होता था। आप नहीं देख, आज भी आप देख लें अरबी जो है वो पहनते हैं ना, वो रुमाल सा सर पे।
वेस्ट का रिवाज ये है कि आप इज्जत करते हैं तो आपने सर खुला छोड़ा होगा। वेस्ट का रिवाज क्या है, आपने सर खुला छोड़ा होगा। पाकिस्तान में मिक्स ही चलता है। लेकिन अरब का रिवाज क्या है, सर। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ वेरी बाहया पर्सन, जहां से ये सारी बात शुरू हुई। वो एक मर्द होने के बावजूद ही इज कंसीडर्ड द मोस्ट मॉडेस्ट पर्सन ऑफ द एंटायर उम्मत। एक रवायत ये भी है कि पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा बाहया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी किसी खातून की तरफ नजर उठा के ना देखना इसमें शामिल है। जहां से मैंने वो कॉन्सर्ट्स वाली बात की थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई निगाह ना कर रहा हो, आपकी बहन और बेटी के बारे में कोई जुमला साजी ना कर रहा हो, तो पहले आप में जुर्रत होनी चाहिए आप किसी की बहन बेटी के बारे में जुमला साजी ना कर रहे हो। फिर ये तकाजा आपसे बनता है। वरना आपके ही कहे जुमले आपके घर आ रहे हैं, डोंट वरी। ये किसी के मुंह से तो आ रहे हैं। आपने सुना ना, जब इंसान, आपने वो रवायत सुनी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान किसी पे लानत भेजता है और वो लानत का हकदार ना हो तो लानत उस पर वापस पलटती है। सुने है ना ये रवायत आपने। गाली के साथ भी यही सीन है। एक वो चीज नहीं सुनी, अपने वालिदैन को गाली क्यों देते हो। तो कोई इंसान कहेगा हुजूर अपने वालिदैन को क्यों गाली देगा, कहता जब किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब किसी के वालिदैन को गाली, किसी को माँ बाप की गाली देते हो, तो वो गाली अगर उसके वालिदैन उसके हकदार नहीं है, तो वो गाली वापस तुम्हारे वालिदैन पे पड़ती है। ये भी एक रवायत है। तो अगर आप कभी किसी और के मुंह से अपनी बहन बेटी के लिए कोई जुमला सुनते हैं ना, या आपका कहा हुआ जुमला वापस आया है। अगर किसी ने आपकी बहन बेटी पर बुरी नजर उठाई है, तो ये आपकी उठाई हुई नजर वापस आई है। इसलिए अपने आप को साफ करेंगे तो बाकी दुनिया का गंद साफ होगा, वरना साफ। हजरत अब डेथ एंड कैरेक्टर वाला आज ही टॉपिक खत्म करेंगे, हजरत अली वाला कल डिस्कस कर लेंगे। डिसकंटेंट अबाउट हिज पॉलिसीज एंड एबिलिटी टू रूल वाज चैलेंज्ड आफ्टर 6 years। यहाँ क्या लिख लेना बेटे। फर्स्ट देयर वाज एन अपराइजिंग इन इराक, पहले इराक में लोगों ने बेटे एहतजाज किया, फिर इजिप्ट में, फिर 656 के अंदर ट्रूप्स आए 3 प्रोविंसेस से। कितने प्रोविंसेस से बेटे। एडवांस टू मदीना टू टेक देयर कंप्लेंट्स डायरेक्टली टू, और डाय क्या कह के, अब आपको सोचना चाहिए कि इन लोगों ने हमला किया है तो इनको पहले क्यों नहीं रोका गया, क्योंकि ये आए क्या कह के थे, हम खलीफा से मुज़ाकरात करने आए हैं। क्या करने आए। और आम रूटीन थी तलवार कैरी करना। तो ये खलीफा से डिस्कशन करने आए थे, टू टेक देयर कंप्लेंट्स डायरेक्टली टू कैलेब। द फोर्स फ्रॉम इजिप्ट अरोज फर्स्ट अब्रप्टली बिसीज, इन्होंने आते ही उस्मान के घर के बाहर मुहासरा कर लिया, कब्जा कर लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आर्ग्यू किया उनके साथ, फिर उन्हें कायल कर लिया कि वो वापस चले जाएं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एग्री किया उनकी 2 कंडीशंस को। पहला, इजिप्ट के गवर्नर को वो हटा देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट के गवर्नर को वो रिमूव कर देंगे। अब्दुल्ला बिन साद थे। और फिर अपॉइंटमेंट उनकी जगह किसकी होगी, मोहम्मद बिन अबू बकर की। किसकी अपॉइंटमेंट होगी, जरा गौर कर लेना है। इजिप्ट से लोग आए हैं, कब्जा कर लिया है, हजरत उस्मान से बहस हो रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दिया हुआ है। हजरत अली ने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं हजरत उस्मान की तरफ से, और मुज़ाकरात में क्या तय हुआ है कि वहां का जो इजिप्ट का गवर्नर है, क्या नाम है उसका, अब्दुल्ला बिन साद, अब्दुल्ला बिन, उसको हटा के किसको लगा देंगे, मोहम्मद बिन। लेकिन अब देखिएगा क्या होगा। दे बिगेन देयर जर्नी होम, बट ऑन देयर वे दे स्टॉप्ड अ मैसेंजर हु वाज कैरिंग अ लेटर। जा रहे थे, रास्ते में एक बंदा मिला। अभी तू किधर जा रहा है, मैं जी इजिप्ट जा रहा हूँ। किधर, गवर्नर साहब से मिलने। तो क्या आया जेन में, अच्छा ये उसको कहने जा रहे होंगे हट जाओ। दिखा ना क्या लेके जा रहा है। वो दिखाता है, जब वो वहां पे पहुंचता है तो मैसेंजर के पास एक लेटर था, जो कहाँ से आया था, जो उस्मान की तरफ से कहाँ से आया था। और वहां उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, उस्मान ने उस लेटर में लिखा हुआ था कि जो मोहम्मद बिन अबू बकर है ये बगावत स्टार्ट करा रहा है। ये क्या करा रहा है, बगावत। इसको पकड़ के मार दो, क्योंकि बगावत काबिल कत्ल जुर्म था। बगावत क्या था, काबिल कत्ल जुर्म था। तो अगर बागी मार दिया जाए तो पीछे लोग बचेंगे उसके साथ बगावत करने के लिए। उन्होंने जब ये देखा ना लेटर, अब वो लेटर पता नहीं हज़रत उस्मान से आया था, कुछ साजिश थी, क्या हिसाब किताब था। जब वो लेटर उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा अच्छा हमारे साथ तो 2 नंबरी हो गई है, खलीफा ने हमारे साथ कुछ और डिसाइड किया, आगे कुछ और कर लिया। उनको चढ़ गया गुस्सा, वो वापस निकले। और उन्होंने पीछे आके क्या किया, 50 दिन तक घर का मुहासरा कर ही रखा। 50 दिन घर के इर्द गिर्द इकट्ठे होने से क्या होता है, मारना ही था, पहले दिन क्यों नहीं मार दिया, दूसरे दिन। पहले कुछ दिन मुज़ाकरात चलते हैं, उसके बाद हजरत अली अपने बेटों को खड़ा कर देते हैं कि हजरत उस्मान तक कोई ना पहुंचे। तो हसन हुसैन के खिलाफ कौन खड़ा होगा। तो इस वजह से कई दिन तक इसको यहीं पे डेडलॉक जारी रहा। फिर क्या होता है बेटे, ड्यूरिंग दिस सीज, इस सीज में क्या होता है,
वो डिसाइड करते हैं कि हजरत उस्मान खिलाफत छोड़ेंगे। कहते हैं अब गवर्नर नहीं चेंज करना, अब खिलाफत छोड़नी है। हजरत उस्मान के से वहां पे रवायत है कि उस्मान कहते हैं एक दफा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उस्मान तुम्हें एक कुर्ता पहनाया जाएगा, लोग तुमसे वो कुर्ता उतरवाने की कोशिश करेंगे, उस्मान उतारना नहीं। उस्मान कहते हैं मेरे ख्याल में, यानी ये उनसे रवायत मंसूब है कि वो यही खिलाफत ही थी, कि लोग एक जमाना आएगा मुझसे कहेंगे खिलाफत छोड़ो, लेकिन खिलाफत छोड़नी, तो वो अपनी तरफ से रसूलुल्लाह की बात को फॉलो कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इवेंचुअली हजरत हसन और हुसैन और हजरत जुबैर जो थे, ये अब तो हजरत जुबैर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा था उस्मान को। लेकिन देखिए उधर से 300-400 बंदा आया हुआ है, ये 3-4 लड़के हैं नौजवान, ये क्या कितना सिक्योर कर लेंगे। कुछ लोगों ने अटैक किया, और आपको पता है ये सारे लोग अटैक करने नहीं आए थे, प्रोटेस्ट ही कर रहे थे। ये होता है ना, एक आला शरारती बीच में से निकल आता है, मैं आगे बढ़ के देखता करता की कर। दो एक लोग अंदर दाखिल हुए, वो अंदर जब दाखिल हुए, लेड बाय मोहम्मद बिन अबू बकर एंटर्ड द हाउस एंड किल्ड द कैलिफ, उन्होंने खलीफा को कत्ल कर दिया। एंड और उस वक्त जब वो कुरान पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, उनकी बीवी ने आगे हाथ किए, जब उन्होंने तलवार चलाई तो उनके हाथ पे जब वो तलवार लगी उंगलियां कट गई। उन उंगलियों का भी बड़ा वाकया फिर कैरी किया मुआविया ने उनको बाजारों में कि हमने बदला लेना है। फिर उस्मान पे जब उन्होंने तलवार चलाई तो मशहूर है वाकया कि खून के जो वो रीड कर रहे थे कुरान फ्रॉम अ बुक फॉर्म, उन्होंने कंपाइल तो करा दिया था, तो खून के छींटे पड़े जिस आयत पे सूरह बकरा की वो आयत थी, फसा यकफी का हुमुल्लाह, बस उनके लिए अल्लाह। ये भी बड़ी मशहूर रवायत है। खैर, द कैलिस बॉडी वाज बरीड बाय द फैमिली इन सीक्रेसी, उनकी फैमिली ने उसको। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के मेन एट्रीब्यूट्स चार हमने लिखे हैं। उस्मान वाज नोन फॉर हिज पाइटी, बहुत नेक जनरस आदमी, मॉडेस्ट आदमी, हया वाले आदमी मशहूर थे। डिस्पाइट बीइंग, बहुत हालांकि अमीर आदमी थे, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि डाले साथ काले चल रहे हो, तो ये हमारे यहाँ पे तो हाय हाय हाय, हमारे यहाँ पे तो ना बंदे आजकल ऐसे लोग भी होंगे, लगता है ऐसी मतलब हरकतें ऐसी हैं कि उबर पे भी जाना है तो दो उबर बुक करानी है, एक साथ साथ चले। बाइकिया पे जाना, दो बाइक्स बुक कराने हैं, क्यों, एक साथ साथ पता लगे ना जी, प्रोटोकॉल चार चार है ना। थोड़ी सी कोई चीज आती है बंदा बड़ा तकब्बुर में चला जाता है, आप देखते नहीं। मतलब आपकी एज में ना यार, यार आप प्लीज ऑनेस्ट टू गॉड, आपकी एज में क्या ही होते हैं आप लोग, मतलब आपकी एज में है ही क्या। फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी एज में इंसान क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता इंसान। आपकी एज में क्या होता है इंसान, कुछ भी नहीं होता। करोड़ों में से एक आधा बच्चा होता है जो कुछ होता है, वरना आपकी एज में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। बाप के नाम पे से बाप के टुकड़ों पे पल रहा होता है, बाप के नाम पे शोए मार रहा होता है, बाप की वजह से लोग उसे मिल रहे होते हैं, वरना उसको कौन मिले। मतलब जाती ऐसे में इंसान कुछ नहीं ना होता आपकी एज में। अपना आप में तो बंदा कुछ होता है ना जब उसके नाम से बाप की पहचान हो रही हो। तो आपकी एज में बंदा क्या होता है, कुछ। लेकिन आप देखते नहीं आपस में कितना तकब्बुर करते हैं बच्चे, गाड़ी का तकब्बुर, फोन का तकब्बुर, बाप का नाम का तकब्बुर, कोई भी ऐसी चीज जो आपने नहीं की उस पर तकब्बुर हो रहा होता। वो आपके बाप का जो नाम है इसमें आपका कमाल है, ड्राइवर के घर पैदा हो जाते हैं। हो सकता था कि नहीं हो सकता था, अल्लाह की तरफ से हुआ है ना। अगर आपकी शक्ल अच्छी है तो आपका कमाल है, ऑर्डर पे तैयार हुए हैं आप, अल्लाह की तरफ से शक्ल अच्छी है ना। आपने तो नहीं तस्वीर बना के दी थी अल्लाह मियाँ ऐसा भेज दी मुझे। अगर पैसे अच्छे हैं घर वालों के पास तो आपका कमाल है, आपने थोड़ी कमाए। किसी चीज में आपका कमाल नहीं तो तकब्बुर। फिर भी आप देखेंगे, जो आप कभी भी इंस्टाग्राम खोल लें, आपके अगर 150-200 फ्रेंड्स हैं, उन 150-200 बॉयज में से डेढ़, अगर आपके 100 बॉयज फ्रेंड्स हैं, 100 बॉय में से 99 ने ऐसी कोई स्टोरी लगाई होगी, कोई पंजाबी गाना लगाया होगा, घटिया तरीन उसमें लिरिक्स होंगे, और जट ने ये कर लिया ते फलाने ने ये कर लिया ते बट दा ये हो गया ते चौधरी दा ये हो गया ते फलाना हो गया। और इतना ही घटिया खबासत से भरे हुए घटिया गाने, जो मैं तो ये समझता हूँ कि माँ बहन के सामने नहीं सुनने चाहिए, लेकिन ये भी मैं देखता हूँ कुछ घरों में देखा है कि वो गाना डेक पे लगाते हैं, बहन भी वही गाना गा रही होती है, भाई भी वही एक ही जगह पे बैठ के, बहन भी वही गाना गा रही होती है, भाई भी वही गा रहा होता है, अम्मी भी वही गाना गा रही होती है, और इतने घटिया लिरिक्स होते हैं कि मैं अपने छोटे भाई के सामने ना इस तरह का गाना सुनूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वैसे ही नहीं सुनता। ये भी एक अजीब वो है भी बस, मतलब व्हाट आई वांट टू से इज यार, तकब्बुर अव्वल तो किसी भी वजह से हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर हो तो कोई वजह तो हो यार आप में। लेकिन आप सोचें आपकी एज में जब बंदा कुछ नहीं होता, अब्बे की गाड़ी के साथ तस्वीर खिंचा के बंदा शोए मार रहा होता है, दोस्त की गाड़ी के साथ तस्वीर खिंचा के शोए मार रहा होता है, किसी की
भाड़े का मतलब था किराए पे, किस किराए का ही हो गया ना, जब आपकी अपनी नहीं है, किसी के किराए की बंदूक पकड़ के दो फायर करके बड़ा ओ मैच आ गया जी, ये कमीज ऐसे की है तो वैसे की है। मतलब आई एम सॉरी, आप आई होप आप मेरी बातों को फील करेंगे, बुरा मनाएंगे, ताकि इन बातों को बुरा समझ के इन पे अमल ना करें। तकब्बुर नहीं होना चाहिए यार, किसी चीज पे भी नहीं होना चाहिए। हिज वेल्थ ऑलवेज सर्व्ड द कॉज ऑफ इस्लाम, हमेशा उन्होंने इस्लाम की मदद की, डोनेशंस दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा ऐलान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गनी का खिताब दिया। गनी वो होता है जिसको पैसे देते हुए झिझक नहीं फील होती। द कंपाइलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट, कंपाइलेशन वाला काम बहुत बड़ा उनका काम था। उन्हें बहुत ऑपोजिशन मिली, लेकिन उन्होंने पेशेंस, परसेवरेंस और कमिटमेंट के साथ किया काम। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा कंपलसरी पार्ट है, इस तरह का सवाल लाजमी पेपर में आता है। नाउ यू गाइस कैन गो टू द नेक्स्ट रूम फॉर द नेक्स्ट क्लास। और अब इंशाल्लाह मैंने बता दिया, प्लीज सुन ले मेरी बात। कल से मैंने आपका इस्लामियत का पेपर भी साथ चेक किया करना है, जीयूसी उर्दू इंग्लिश वाले टाइम में। कौन सा क्वेश्चन? प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1, P1 का भी और P2 का भी। कल आप P1 का शुरू करेंगे, ठीक है? होमवर्क नहीं है, पांच पेपर प्रैक्टिस है ना यार, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन 1 की स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम अब्रिश बेटे, सॉरी आई डिड नॉट नो यू हैड